जो रिलेशनशिप होगा, रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। अब हमने लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट है h/m v, ये हम जानते हैं जो हमने ड्राइव की थी। और हमारे पास वी नाउ दैट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी में अगर मैं बहुत मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में मल्टीप्लाई कर दूं एम, तो मेरे पास क्या आता है, एम के ई 1/2, ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एंड वी स्क्वायर। अगर मैं इसका क्या कर लेती हूँ, अंडर रूट ले लेती हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, 2m के ई, 2m के ई इक्वल टू किसके हो जाएगा, एम वी, 2m अंडर रूट 2m के ई किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी ई। तो यहाँ से अगर ये मान लो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, अगर एम वी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट आउट करें तो हमारे पास वेवलेंथ क्या हो जाएगा, h/mv की वैल्यू आपके पास क्या आती है, अंडर रूट 2m के ई, अंडर रूट 2m के ई। तो हमारे पास वेवलेंथ यानी कि वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशनशिप आता है। इसी रिलेशनशिप से हमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो फर्स्ट रिलेशनशिप हमने वेवलेंथ एंड मोमेंटम में कैलकुलेट किया था, और सेकंड रिलेशनशिप जो आपका था वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी में है, जहाँ पे m क्या है आपके पास, यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h क्या है हमारे पास, काइनेटिक प्लैंक कांस्टेंट, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, लैम्डा क्या है, वेव लेंथ है। तो ये रिलेशनशिप होता है वेवलेंथ एंड काइनेटिक, लैम्डा इक्वल टू h/√2m के ए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इससे पहला टॉपिक हमने रिलेशनशिप का देखा था, ये भी रिलेशनशिप का टॉपिक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है क्वांटम नंबर, कि क्वांटम नंबर। उससे पहले हम एक प्रिंसिपल देखेंगे, हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका ये है हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि मान के चलिए ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की आप पोजीशन एंड मोमेंटम को एक साथ एक टाइम पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसकी पोजीशन एंड मोमेंटम को सेम टाइम पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यही आपका क्या होता है, हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइन एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम पे हम एक ही चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने मोमेंटम कैलकुलेट कर ली तो हम पोजीशन को नहीं बता सकते, अगर हमने पोजीशन कैलकुलेट कर ली हम तो मोमेंटम, यानी कि सेम टाइम पे हम बस एक ही चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं या मोमेंटम कर सकते हैं। उसी के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि डेल्टा एक्स इंटू डी पी h/4 पाई, जहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब डेल्टा पी क्या होता है, m इंटू डेल्टा वी। तो हम मान के चलिए ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम डेल्टा पी की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 में हम डेल्टा पी की वैल्यू को पुट आउट करें तो आपके पास ये आता है कि डेल्टा m डेल्टा वी h/4 पाई। अब जो आपका m है, m को आप इस साइड ले जाइए तो आपका क्या आएगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा v h/4 पाई m, h/4 पाई m, जहाँ पे आपका m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल इन केजी, यानी कि m क्या है, मास ऑफ
पार्टिकल किलोग्राम में, v क्या है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो ये आपका क्या था अनसर्टेन हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो है हमारा क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, अब क्वांटम नंबर क्या है, जिस क्वांटम नंबर हम एक छोटे सी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बताया कि कौन सी एनर्जी लेवल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, क्या ओरिएंटेशन है, क्या स्पिन है, यानी कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का क्या बताता है एड्रेस बताता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए देखते हैं कि क्वांटम नंबर क्या होता है और कितने टाइप का क्वांटम नंबर होता है। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, ए सेट ऑफ नंबर विच गिव इंफॉर्मेशन, यानी कि एक सेट होता है जो इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन की इन एन एटम, कि इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जी में है, कौन सी सब सेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, इन सब की इंफॉर्मेशन आपका क्या देता है क्वांटम नंबर। तो 4 टाइप के आपके क्वांटम नंबर होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। सेकंड होता है अजीमुथाइल क्वांटम नंबर, या आप कह सकते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर जिसे डिनोट करते हैं एल से। थर्ड होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे डिनोट करते हैं एम एस से। और नेक्स्ट होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर जिसे डिनोट करते हैं एस से। तो 4 टाइप का आपके क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथाइल या एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलिए फर्स्ट को डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, स्मॉल एन से। लेकिन जब हमने नील्स बोर मॉडल की बात की थी वहां पे भी जो एन है, एन क्या था एनर्जी लेवल, यानी कि किसे डिनोट करते हैं एनर्जी लेवल। लेकिन यहाँ पे एन को डिनोट किससे करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है या टेल अबाउट ऑर्बिटल सेल एंड एनर्जी लेवल, यानी कि इट डिस्क्राइब द ऑर्बिट और सेल एंड एनर्जी लेवल, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये किसने गिवन किया था, बोहर ने गिवन किया था। अब एन की वैल्यू आपके पास 1 2 यानी इंटीग्रल से लेकर यानी कि 1 2 3 4, जिसे 1 में के, सेकंड में एल, थर्ड में एम और एन। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक होता है कि नंबर ऑफ सब सेल इन एन अर्थ ऑर्बिट, हम कैसे नंबर ऑफ सेल कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास वैल्यू, जितनी वैल्यू एन की होगी उतनी हमारे पास क्या होगी सेल होगी। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑफ गिवन वैल्यू एन, यानी कि आपके पास अगर एन की वैल्यू आपके पास 3 गिवन है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल उसके पास कितने होंगे एन स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन वैल्यू ऑफ एन, यानी कि गिवन अगर आपके पास एन की वैल्यू गिवन है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके लिए आप क्या करें 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि थर्ड एनर्जी लेवल में, यानी कि जो एन की वैल्यू 3 है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 18 आते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं कि नंबर ऑफ सब सेल इन nth ऑर्बिट किसके इक्वल होगा n के, नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर गिवन वैल्यू ऑफ इन किसके होगा n स्क्वायर के, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन वैल्यू ऑफ किसके इक्वल होगा 2n स्क्वायर के। जैसे अगर मैंने मान कि मेरे पास n की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू 2 है, मुझे बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस n की वैल्यू 2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे 2n स्क्वायर के। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो कितना हो जाएगा 8। अब नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे चलते हैं, अजीमुथाइल क्वांटम नंबर, या आप कह सकते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। तो अजीमुथाइल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर से डिनोट करेंगे एल से। ये बताता है टेल अबाउट सब सेल, यानी कि
किसके बारे में बताता है? सब सेल इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट ऑफ एटम इज कॉल्ड, यानी कि ये सब सेल के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है उसके बारे में बताता है। और इसी को क्या कहते हैं? सेकेंडरी क्वांटम। इसी को क्या कहते हैं? सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या कहते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। और जो एंगुलर क्वांटम नंबर है गिवन किसने किया था? सोमरफील्ड ने गिवन किया था। अब इट डिस्क्राइब द सब ऑर्बिट इन सब सेल लेवल, यानी कि सब ऑर्बिट के बारे में बताता है, सब सेल के बारे में बताता है। अब देखिए एल की वैल्यू 0 से 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। अब अगर एल की वैल्यू आपके पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो सब सेल कौन सी होगी? एस होगी। अगर एल की वैल्यू 1 है तो सब सेल कौन सी होगी? पी। अगर एल की वैल्यू 2 है तो कौन सी होगी? डी। अगर एल की वैल्यू आपके पास 3 है तो कौन सी होगी? एफ और जी। तो यहाँ अगर एल की वैल्यू सब सेल एस हो, एल की वैल्यू 0 है तो एस, एल की वैल्यू 1 है तो पी, एल की वैल्यू अगर 2 है तो डी, एल की वैल्यू 3 है तो एफ। अब वैल्यू ऑफ एफ, यानी कि वैल्यू एफ है 0 से n माइनस 1 होगी, 0 से n माइनस 1 होगी। कहने का मतलब है यानी कि अगर n की वैल्यू 3 है तो जो वैल्यू ऑफ l है वो क्या होगी? 0 टू n माइनस 1। तो 0 टू n की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 0 टू 2, तो वैल्यू कितनी होगी? 0 1 2। तो एल की वैल्यू इस तरीके से होती है। अब जो एल की वैल्यू है वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ एन पे। अब देखिए जिस तरह हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कुछ डिस्कस की थी, कुछ चीज के इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल और गिवन वैल्यू, अगर आपके पास एल की वैल्यू गिवन होगी, यानी कि मान के चलिए अगर आपके पास एल की वैल्यू 2 गिवन है तो किस उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो सकते हैं? उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास क्या है? 2l प्लस 1। कौन सा फॉर्मूला होगा? 2l प्लस 1। देखिए एल की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1, तो कितने हो जाएंगे? 5। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? 5 होंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? 5 होंगे। अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिस तरह हमने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट किया उसी तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आपके पास क्या है? 12 प्लस 1। इसी में निकालते हैं कि एल की वैल्यू हमारे पास 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 2 एल की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 1, तो हमारे पास क्या है? 2 इंटू ये कितना आ जाएगा? 4, ये कितना आ जाएगा? 5, तो कितना हो जाएगा? 10। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 10। अब नेक्स्ट उसी तरह एंगुलर मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। किस तरह ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को आप कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट एल, एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं एल, एल प्लस 1, हेलो, हाँ जी, वो कोई बात नहीं दी मैम, वरुण सर ने भेज दिया मेरे पास। नहीं, वरुण सर ने भेज दिया मेरे पास, जो आपने वरुण सर के पास भेजा था वो उन्होंने भेज दिया। ठीक है जी, ठीक। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हो कि एल, एल प्लस 1 एच कट, इस तरह भी आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड क्वांटम नंबर पे चलते हैं, जो आपके है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे डिनोट करते हैं या तो एम से डिनोट करेंगे या एम एल से डिनोट करेंगे। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या? इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, जिसे डिनोट करते हैं एम से, या कभी कभी किसी बुक में आपको एम एल से भी करता है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये एक साइंटिफिक जो गिवन, जिस तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोहर ने गिवन किया था, उसी तरह जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किसने किया? लैंडे ने गिवन किया था। ये क्या होता है? ओरिएंटेशन के बारे में बताता है।
अब जो m की वैल्यू है वो -L2 प्लस L होगी, यानी कि मान के चलिए कि L की वैल्यू आपके पास क्या है 0 है, तो m की वैल्यू प्लस -0 प्लस, यानी कि L की वैल्यू आपके पास अगर 1 है तो m की वैल्यू -1 2 प्लस 1 -1 2 प्लस 1। देखिए अगर L की वैल्यू आपके पास 1 है तो आपके पास कौन सी सब सेल होती है P, और P ये आपके पास P होती है, तो जो m की वैल्यू आपके पास होगी वो +1 0 सॉरी -1 0 +1। तो इस तरीके से आपकी क्या होगी L की वैल्यू होगी। उसी तरह हम अगर आपके पास L की वैल्यू 2 है तो आपके पास जो सबसेल होगी वो आपके पास क्या होगी D होगी। ये आपके पास क्या है 1 2 3 4, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये आपके पास क्या होगा +2 सॉरी -2, ये आपके पास क्या होगा -1 0 +1 +2। तो इस तरह आपके पास किसकी वैल्यू होगी m की वैल्यू होगी। अब लास्ट क्वांटम नंबर पे चलते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें न्यूमेरिकल भी डिस्कस करने हैं। जो आपके पास है फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर टेल अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है, और इसे डिनोट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर को या तो एस से डिनोट करते हैं या हम लिख सकते हैं एम एस, इससे डिनोट करते हैं। जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताया कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, डिनोट करेंगे एस और एम एस से। और जो एस की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होती है +-1/2, +-1/2, यानी कि जो एस की वैल्यू है आपके पास प्लस भी हो सकती है और एस की वैल्यू आपके पास -½ भी हो सकती है, यानी कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो हम टोटल स्पिन काउंट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n/2, जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मैं बात करूं मेरे पास d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 3 1 2 3 4, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। तो मेरे पास स्पिन की वैल्यू कितनी आएगी n/2, यानी कि 4/2, तो टोटल कितनी आएगी 2। अब उसी तरह स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट, जिस तरह ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, उसी तरह स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है √s(s+1) h/2π, या हम लिख सकते हैं √s(s+1) h का t। ये क्या होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी अभी कैलकुलेट करने का आपके पास फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है 2s+1 होता है, जहाँ पे s क्या है आपके पास स्पिन है। और मैग्नेटिक मूवमेंट, ये ध्यान रखना मैग्नेटिक मूवमेंट का भी आपके पास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n√n+2, और जिसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। मान के चलिए क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट से क्वेश्चन लेके चलते हैं कि क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इम्पोर्टेंट है क्लास 12 के बेस पे भी और क्लास 11 के बेस पे भी, मेनली 12 के बेसिस पे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में और डी ब्लॉक में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैग्नेटिक मोमेंट से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। देखिए मेरे पास आयरन Fe+2 के लिए मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितनी होगी। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे √nn+2। तो देखिए हमारे पास जो आयरन होता है, आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है 26, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar4s2 3d6। अगर मैं बात करूं आयरन +2 की, तो मेरे पास इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा Ar3d6। तो आयरन +2 के पास, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4।
तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एन की वैल्यू कितनी है 4, 4 प्लस 2 और कितना हो जाएगा बोर मैग्नेटॉन, तो 4 प्लस 2 6 और 6 इंटू 4 तो आपके पास कितना आ जाएगा 24 बोर मैग्नेट। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये आपके 4 टाइप के क्वांटम नंबर थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर यानी कि अजीमुथाइल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इस स्पिन क्वांटम नंबर। इनके न्यूमेरिकल लास्ट में देखेंगे कि किस तरीके के इनके न्यूमेरिकल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट डाउन करते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबल वे अराउंड न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट, यानी कि डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट किस तरह है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकंड एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है, थर्ड एनर्जी लेवल में। तो एक इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए एक रूल दिया गया है जिसे कहते हैं अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल, देखिए जो अबाउ है ये कोई नेम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है। ये कभी कभी से क्या कहते हैं कि साइंटिस्ट का नेम है, नहीं ये कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है, एक जर्मन वर्ड है अबाउ। तो अबाउ प्रिंसिपल होता क्या है कि द इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के इंक्रीजिंग क्रम में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सब सेल में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के इंक्रीजिंग क्रम में क्या करना है, फिल करना है। तो द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन वेयर सब सेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल इज कॉल्ड अबाउ प्रिंसिपल। जैसे 1s 2s 3s 3p 3d, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है फिल आउट करना है। ये क्या होता है अबाउ प्रिंसिपल। तो इसके लिए हमें एक अच्छा डायग्राम है कि सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन किस में फिल करना है, 1s में फिल करना है। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन हमें किस में फिल करना है, 2s में करना है। 2s के बाद हमें किस में करना है, 2p में करना है। 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p 5s। तो इस क्रम में हमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन को फिल करना है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम इसकी हेल्प से क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रिया रहता है कि 3p के बाद क्या आ रहा है 4s आ रहा है, लेकिन आना क्या है 3d हो गया, क्योंकि दोनों की एनर्जी हम एक अलग रूल से कैलकुलेट करते हैं, वो होता है n+l रूल। n+l रूल क्या होता है कि एनर्जी ऑफ सबसेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n+l के, और एनर्जी ऑफ सबसेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n+l के। और अगर इससे भी आपकी वैल्यू ना निकले तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है n के। और ये वैलिड होता है ओनली मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। देखिए मेरे पास 2s है, 3p है, 4s है और 5d है। तो n की वैल्यू क्या है इसमें 2, इसमें n की वैल्यू कितनी है 3, इसमें n की वैल्यू कितनी है 4, इसमें n की वैल्यू कितनी है 5। अब l की बात करें, s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए n की वैल्यू 1 और 4, s के लिए n की वैल्यू 0 और 5, d के लिए n की वैल्यू 2। जब n+l की वैल्यू तो इसके लिए 2, इसके लिए 4, इसके लिए 4, इसके लिए 7। तो किसमें सबसे ज्यादा n+l की वैल्यू है आपके पास 5d, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी 5d की। उसके बाद क्या है 4 4 3p है एंड 4s है, 3p एंड 4s है। तो अगर ये n+l की वैल्यू क्या सेम हो जाए तो हम सेकंड रूल पे मूव करते हैं कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है n की। जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या है सबसे ज्यादा होगी। तो 5d के बाद क्या आता है 4s। अब 4s के बाद क्या आएगा 3p और फिर क्या आएगा 2s। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूं 1s 2s 3s 3p 3d एंड 4s, हम इनके देखते हैं n+ रूल से। तो अगर मैं n की वैल्यू की बात करूं तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी 1, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू 3, इसके लिए n की वैल्यू 3, इसके लिए n की वैल्यू 3, इसके लिए n की वैल्यू 4। अब l की वैल्यू की बात करें, इसके लिए l की s है, s सब सेल है, l की वैल्यू क्या आ जाएगी 0,
ये भी एस सब सेल है, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे एक चीज हो रहेगी, 2p, 2p, तो इसके लिए n की वैल्यू कितना लिख लो 2। अब देखिए p है, n की वैल्यू 1, s के लिए n की वैल्यू 0, p के लिए n की वैल्यू 1, d के लिए n की वैल्यू 2 और s के लिए n की वैल्यू। अब अगर हम n प्लस l की वैल्यू देखें तो इसके लिए कितनी आएगी 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 4। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है 3D, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है 3D। अब देखिए 4 पे मेरे पास दो चीज है, एक तो 3p है और एक 4s है। अब देखिए 4s में l की वैल्यू 0 है, लेकिन इसमें l की वैल्यू, तो हमारे पास उसके बाद क्या आएगा 4s, फिर क्या आएगा 3p। अब देखिए यहाँ पे 3 n प्लस 3 है, तो जिसमें l की वैल्यू, n की वैल्यू सबसे ज्यादा क्या आएगा 3s, उसके बाद 2p, उसके बाद 2s और फिर 1s। तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी 3D की, 4s की, 3p की, 3s की, 3p। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, 4d में। तो ये वो प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन को सब सेल में एनर्जी के इंक्रीजिंग क्रम के ऑर्डर में लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से राइट डाउन करते हैं। और वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पे अगर आपके पास वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, तो उनके लिए 1s के बाद क्या आएगा 2s, 2s एंड 2p की एनर्जी इक्वल रहेगी। फिर आपके पास क्या आएगा 3s, 3p एंड 3d, ऑलमोस्ट इनकी एनर्जी क्या रहेगी सेम। हेलो मैम नमस्ते। वो वो वरुण सर ने मैम अब डालूंगी, लेट भेजा था। हाँ जी।